नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवतला विधानसभा सीट से विधायक गिरीश गौतम का आज अपने विधानसभा में दौरा हुआ। इस दौरान विधायक गिरीश गौतम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरे में मनगवा और देवतला विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनका जमकर स्वागत किया गया। मनगवा के तिवनी मोड़ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा देवतला विधायक गिरीश गौतम का स्वागत किया गया। देवतला विधायक गिरीश गौतम ने भी क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि वह जनता की सेवा पूरे मन से करते रहेंगे और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हुए जनता की सेवा में लगे रहने का आश्वासन दिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आज कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में जेपी प्रबंधन के द्वारा 100 बेड डोनेट किए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा कमिश्नर एवं कलेक्टर इलैया राजा टी उपस्थित रहे। वहीं गर्भवती महिलाओं को फल वितरण कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में उनका हालचाल भी जाना। शौचालय संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिला अस्पताल में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रीवा जिला अस्पताल में पहले 50 बेड थे, जिसके बाद 100 हुए और अब तैयारी है 200 बेड का जिला अस्पताल हो जाए, जिससे परेशानियों का सामना करने में कठिनाई ना हो। बता दें कि जेपी ग्रुप के प्रबंधन ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देशन में ही कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल के लिए बेड का दान किया है, जिससे जिला अस्पताल अपने प्रयोग में और मरीजों को राहत भी दे सकता है। जिला अस्पताल में बहुत तेज़ी से सुधार के काम हो रहे हैं और आपको ध्यान होगा कि रीवा ज़िले में पहले जिला अस्पताल था ही नहीं। पहले 50 बेड का स्वीकृत हुआ था, उसके बाद उसको 100 बेड किया गया है और अब हमारी तैयारी है कि इसको 200 बेड का जिला अस्पताल बनाना है। उसके लिए जो अधोसंरचना है लगभग बन गई है। बड़ी खुशी है कि जेपी ग्रुप ने 100 बेड डोनेट किए हैं, जो बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, जिससे कि यहाँ मरीजों को बड़ी सुविधा मिल गई है। ज़िले के कलेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। आज शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई, तो वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ समाज सेवियों के द्वारा गरीबों को फल वितरित किया गया व उनकी आवश्यकताओं के सामग्री की दान की गई। जानकारी के लिए बता दें कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर साईं भगवान की भव्य शोभा यात्रा रीवा नगर में निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए शोभा यात्रा रद्द कर दी गई है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु दूर से ही गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान साईं के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भगवान साईं की चौखट पर अपना सर झुकाकर मन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं। रीवा में दुनिया का इकलौता भगवान शिव का महामृत्युंजय मंदिर स्थापित है। सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए एवं पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष भगवान शिव के मंदिर में खास तौर पर किला स्थित महामृत्युंजय के मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन इस बार सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि भक्तों के लिए भगवान महामृत्युंजय कपाट बंद रहेगा। लेकिन सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब सावन के पहले सोमवार से ही भगवान महामृत्युंजय का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इसकी जानकारी खुद रीवा राजघराने के वंशज एवं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। प्रथम सोमवार है और बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी, बहुत सारे भक्तों की ये मंशा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आ सकें। अतः कल से महामृत्युंजय मंदिर को हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, संपूर्ण सुरक्षा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ अब पूर्ण रूप से ये सुरक्षित जगह है। दिव्यराज जी पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है और उसको एक लंबा समय हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको खोल रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर विराम नहीं लग रहा है। मामला सोहागी थाना क्षेत्र के रेउई गांव का है, जहां आग से जलकर महिला की मौत हो गई। घटना के बाद महिला के पति ने मायके पक्ष और पुलिस को सूचना दी।
महिला के मायके पक्ष ने सुहागी थाना पुलिस से यूपी पुलिस की मदद मांगने की बात कही, जिसके बाद यूपी के सिरसा से 10 किलोमीटर दूर पुलिस ने महिला का शव खोज निकाला था। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए त्योंथर सिविल अस्पताल लाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि घटना के बाद से महिला का पति फरार है। वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि आग से जिंदा जलाकर उनकी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जांच में पुलिस जुट गई है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। सर, सोनौरी गांव में बात घटना हुई है, महिला को आग लगा के जला दिया गया है, इस तरह की बातें सुनने को आ रही। सर, पूरा मामला क्या है? थाना सोहागी में चौकी सोनौरी अंतर्गत रेवी गांव है, जहाँ पे ये मामला आया कि एक महिला के द्वारा आग लगा दी गई है और उसके बाद में उसके परिजनों के द्वारा उसकी शव को बिना पुलिस को सूचना दिए हुए, बिना मायके को सूचना दिए हुए गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। मौके की सूचना मिलने के बाद मेरे द्वारा और साथ में थाना प्रभारी सोहागी चौकी प्रभारी सभी के द्वारा तत्काल मौके पर उपस्थित हुए और जाँच में ये पता चला है अभी तक कि महिला का अपने पति के साथ में छोटी सी बात को लेकर अनबन हुआ और उसके बाद में आदेश में अपने जो मकान है उसमें आग लगा लिया और फांसी लगाई। ऐसी घटना सामने आई, मतलब फांसी लगाने का प्रयास किया, आग लगा लिया था जिस कारण वो बुरी तरीके से झुलस गई थी। और इसके बाद में जब तक परिजनों को पता चला और उसे लेके वो यहाँ से हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसी दौरान में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में परिवारजन का बताना है कि वो काफ़ी डर गए थे, भयभीत हो गए थे और इस वजह से इन्होंने बिना बताए गंगा नदी में शव को वहाँ पे बहा दिया। सर, शव को पुलिस ने बरामद कर क्या अपने कब्जे ले लिया? हाँ, शव को हमारे द्वारा इलाहाबाद पुलिस के सहयोग से शव को प्राप्त कर लिया गया है और शव का भी क्लीन कराया जा रहा है। सर, मायके पक्ष का आरोप है कि उनको आग लगा के जलाया गया है, उनकी हत्या की गई, जिसको कहते हैं। इस पर भी जाँच चल रही है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया, जिसमें उमरिया के शुभम विश्वकर्मा मध्य प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया और जिले में उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि शुभम मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे बिरसिंहपुर पाली के रहने वाले हैं और वह स्थानीय सरस्वती उच्चतर विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। शुभम के पिता एक सामान्य परिवार से हैं। उनके पिता संतोष विश्वकर्मा पाली स्थित विद्युत गृह में ठेका श्रमिक मजदूरी का कार्य करते हैं। जब शुभम से मिलकर उनकी सफलता के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन महज 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करते थे। जब उनसे पूछा गया कि जहां एक और आज के बच्चे मोबाइल में सारा समय गेम या फिर अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसका जवाब देते हुए शुभम ने बताया कि मोबाइल का उपयोग वह पढ़ाई के रूप में करते थे। गूगल के द्वारा वह पढ़ाई किया करते थे। शुभम ने अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता एवं शिक्षकों को श्रेय दिया और कहा कि मेरे परिजनों के द्वारा कभी भी मुझे पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया गया, बल्कि सदैव ही अपने तरीके से पढ़ने और भविष्य चुनने के लिए प्रेरित किया गया है। शुभम अपनी आगे की पढ़ाई मैथ लेकर करना चाहते हैं और अपना भविष्य प्लेन पायलट के रूप में सुनिश्चित करना चाहते हैं। शुभम की इस उपलब्धि के लिए संपूर्ण नगर के लोगों ने बधाई देते हुए कहा कि शुभम ने आज नगर का नाम रोशन किया है, जिसके लिए वह शुभम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो हमारी ओर से भी शुभम को बहुत बहुत बधाई। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शुभम विश्वकर्मा। अच्छा, जो आज रिजल्ट परिणाम आए हैं 10वीं के, कितने अंक मिले हैं आपको और कौन सा स्थान लगा है? मुझे 99.25% प्राप्त हुआ है। जिले में मेरा पहला स्थान है और मध्य प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त है। कैसा लग रहा है आपको महसूस? बहुत खुशी फील हो रही है, गर्व फील हो रहा है, सब खुश हैं। अच्छा, जब ये आपका परिणाम आया सबसे पहले आपने किसको बताया, किसके साथ खुशियाँ शेयर की? जी सभी चाचाओं के साथ। अच्छा, क्या अगला क्या रहेगा आपका स्टेप, क्या बनना चाहते हैं आप? जी आगे मैं मैथ लेकर पढ़ूंगा, फिर बाद में कमर्शियल पायलट की जॉब ढूंढूंगा। आज की डेट में जो देखते हैं जनरली बच्चे मोबाइलों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आपके द्वारा क्या मोबाइल यूज किया जाता था? किया जाता था यूज, लेकिन उसको पढ़ाई के रूप में यूज किया जाता था। किस प्रकार बताएंगे आप ताकि और लोग सीख सके? किस जैसे प्रकार? गूगल था, उसमें आप बहुत सारी खोज कर सकते थे। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? 2 से 3 घंटे पढ़ाई किया करते थे। पिताजी क्या करते हैं? जी पावर प्लांट में कर्मचारी हैं, मजदूरी काम करते हैं। इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे?
जी अपने पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को। कैसा लग रहा है आज आपका बालक? बहुत फील महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे समाज और स्कूल का जिले में नाम रोशन किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं किया? प्रेशर नहीं डालता, वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पढ़ाता है, तो उसे मन पड़ेगा। जैसा कि आपके बालक के द्वारा बताया जा रहा है आगे चल के वो पायलट बनना चाहता है, क्या आप उसे पायलट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए देखना चाहेंगे? वो उसकी जो इच्छा होगी वही करेगी, मैं उसको रोक टोक नहीं कर सकता। क्या करते हैं? मैं मजदूरी काम करता हूँ, ठेकेदार करता हूँ। उमरिया जिले में एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई। हुआ यूं कि देशी शराब दुकान में एक्सपायरी डेट की शराब बेची जा रही थी। जैसे ही युवकों ने शराब का सेवन किया तो बेचैनी महसूस करते हुए जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उनका इलाज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब वहां पर जल्द ही एसडीएम तहसीलदार पहुंच गए और कुछ शराब की जब्ती भी की और शराब दुकान को सील कर दिया गया। उमरिया नगर के बीचों बीच फजलगंज और चौपाटी के सामने रहवासी इलाके में देशी शराब की दुकान है, जहां पर पुरानी और एक्सपायरी डेट की शराब को बेच दिया गया। युवकों की शराब के सेवन करते ही तबीयत बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल में ले जाया गया, प्रशासन भी चेत गया और शराब भट्टी को सील किया गया, लेकिन ठेकेदार के दबाव के चलते पुनः दुकान को खोल दिया गया। इस पूरे मामले में अगर किसी की गलती है तो वेयर हाउस के इंचार्ज व ठेकेदार की है। ना तो वह पुरानी शराब देता, न ठेकेदार खरीदता, लेकिन पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए लोगों के जीवन के साथ खेल खेला गया। अगर सही जांच हुई तो ठेकेदार के ऊपर जान से मारने का आपराधिक मामला बनना चाहिए, मगर ठेकेदार के रसूख के चलते जिला प्रशासन भी घुटने टेकने को मजबूर है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर उमरिया के नौरोजाबाद से। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 के खोदर गांव के टिकरी टोला में आने और जाने वाली सड़क, जहां से होकर जिला अस्पताल उमरिया और मुख्य तहसील नौरोजाबाद हॉस्पिटल या अन्य किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी है, जिससे लोगों को गांव तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में गांव के लोगों को किसी की डिलीवरी हो जाए या फिर कोई बीमार हो जाए या बच्चे को स्कूल जाना हो या फिर मजदूरी करना हो, लोगों को नाला पार करके जाना पड़ता है। कितने बार नाला उतरने और चढ़ने में गांव वासी गिर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी, लेकिन उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि 80 साल का मेरा जीवन हो गया, लेकिन आज तक इस गांव में आने जाने की सुविधा नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब गांव के लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमार को अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानी होती है। वार्डवासियों का कहना है कि चुनाव के समय विभिन्न दलों के नेता गांव तक पुल और सड़क बनवाने का आश्वासन देते हैं और कितनी परिषद में अध्यक्ष बने और चले गए, लेकिन गांव वासियों की समस्या सुनने के लिए उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। बस वोट मांगने के लिए आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy